दोस्तों, मैं हरिंदरजीत सिंह आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे पहले के सभी वीडियो को बहुत पसंद किया, लाइक किया और शेयर किया। आज दिल्ली फायर सर्विस के इतिहास के पार्ट 4 के अंदर मैं आपकी मुलाकात अजय कुमार शर्मा एक्स डायरेक्टर से कराता हूं। आशीष शर्मा जी के रिटायर होने के बाद दिल्ली फायर सर्विस का जो कार्यभार था अजय कुमार शर्मा जी के पास आया। एज ए डायरेक्टर वो दिल्ली फायर सर्विस के बने। उनके टाइम में दिल्ली फायर सर्विस में क्या क्या हुआ, आइए उन्हीं से सुनते हैं। शर्मा सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना बिजी शेड्यूल होते हुए हमें टाइम दिया। सर, पहले ये बताइए कि आप तो बचपन से दिल्ली फायर सर्विस में है और रिटायर भी दिल्ली फायर सर्विस में हुए, तो आपका बचपन कैसे बीता दिल्ली फायर सर्विस में? मुन्नी, आपने बिल्कुल सही कहा। शायद मैं एक इकलौता आदमी होऊंगा जिसका बचपन भी कनॉट प्लेस में काफ़ी हद तक बीता और मेरा रिटायरमेंट भी कनॉट प्लेस से ही हुआ। जैसा प्रॉब्ली सभी लोग जानते हैं, मेरे फादर साहब जो हैं वो दिल्ली फायर सर्विस में नौकरी करते थे और ऑब्वियसली हम लोग जो घर मिला हुआ था वहीं रहते थे। तो कनॉट प्लेस में मोस्ट ऑफ मेरा बचपन और नौकरी दोनों ही कनॉट प्लेस के कैंपस में बीती हैं। इसके अलावा हम लोग फादर के साथ जब ट्रांसफ़र हुआ उनका मोती नगर और रूपनगर, ये 3 जो स्टेशन हैं हमारी काफ़ी यादें एज ए चाइल्ड, एज ए प्रोफेशनल जुड़ी हुई हैं और काफ़ी, मैं तो ये कहूँगा, बहुत मज़ा आया कि ऐसा शायद किसी बिरले के साथ ही होता होगा या बहुत कम लोग होते होंगे जो कि जहां उनका बचपन बीता और वहीं उनकी रिटायरमेंट हुई। आपके कुछ बचपन के साथी जो आपके साथ सर्विस में आए? कई सारे हैं। आप ही एक हो मुनी, भटनागर साहब भी हमारे साथ ही थे और उसके बाद मेरे ख्याल और तो शायद कोई नहीं होगा जो कि बचपन में साथ वहाँ रहा हो और ज्वाइन किया हो। एक जगतार गिल साहब का लड़का अलबेल सिंह गिल हमारे यहाँ होते थे अफसर, उन्होंने भी एज ए RTO ज्वाइन किया था और आई थिंक आई रिमेंबर ओनली दीज पीपल विद whom I have spent my childhood, yes, and they were with me during the my service tenure. सर, आपने फायर सर्विस में आने का कैसे सोचा? कैसे सोचा? सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, क्योंकि इसी में आना है, इसी सर्विस में आना है। देखिए, जिस माहौल में आप रहते हैं तो उसका पानी अपने आप चढ़ जाता है शायद। और जैसे मैंने बताया, माहौल ऐसा होता था कि हम घर की बालकनी से देखते थे कि घंटी बज रही है, लोग बाग ड्रेस अपने कंधे पे डाल के भाग के जा रहे हैं, गाड़ी पे चढ़ गए, कोई पीछे रह गया तो कोई पीछे चढ़ गया, कोई आगे केबिन में बैठ गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत एक्साइटमेंट हुआ करती थी। साथ में हमारे फादर भी जा रहे हैं, कॉल पे अटेंड कर रहे हैं, फायरमैन भी जा रहे हैं और अफसर भी जा रहे हैं। कॉल बड़ी हो गई तो काफ़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं, घंटियाँ बज रही है, दनादन सायरन बज रहे हैं। तो ये एक्साइटमेंट का माहौल होता था। सवेरे शाम परेड हुआ करती थी, PT एक्सरसाइज हुआ करती थी ग्राउंड में और हम सब लोग ऊपर से देखा करते थे कि कौन किसको डांट पड़ रही है और किसको डांट नहीं पड़ रही है। तो इस माहौल में एक नेचुरल सी बात है कि हम लोग प्रॉब्ली इस कैरियर की तरफ अट्रैक्ट हुए। बट अगर मैं इफ़ आई लुक बैक तो मुझे लगता है कि मैं शायद ये कैरियर नहीं ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन कुछ हादसे या कुछ वजह ऐसी हुई कि कहीं दिमाग ने पलटा खाया और सोचा नहीं यार, बाकी कैरियर तो अच्छे नहीं हैं, क्यों ना इसी में किस्मत आजमाई जाए। और उस सोच के साथ शायद मैं इस प्रोफेशन की तरफ जुड़ गया और किस्मत अच्छी थी या ऊपर वाले की दुआ थी, सभी साथियों का साथ था, अच्छी पोजीशन से रिटायर हुआ। तो ये थोड़ा सा जो जहाँ आप रहते हैं ऑब्वियसली वहाँ आपको लगता है कि आप उसी में कैरियर शुरुआत करें। सर, साथ तो सबका था, ठीक है, लेकिन इसमें आपकी अपनी मेहनत भी थी। आगे बढ़ने से पहले हम आपके मुख से ही सुनना चाहेंगे
आपने जो जो अचीवमेंट्स की क्वालिफिकेशन शुरू से लेकर के, और आपके 2 गोल्ड मेडल भी हैं आपके नाम से, तो ये जान के और ये सुन कर के हमें बहुत खुशी होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसे मैंने बताया, मेरा काफ़ी बचपन दिल्ली में ही बीता। स्कूलिंग जो हुई वो दिल्ली में हुई। 73 में मैंने हायर सेकेंडरी, जब उस टाइम हुआ करती थी, 10+2 नहीं होता था, 11th क्लास हुआ करती थी, गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़ा करते थे। तो 11वीं मैंने 1973 में पास करी, और शायद एक क्लास मैंने बाहर दिल्ली से पास करी, जो वो जी थी 9th क्लास। जब हमारे फादर साहब नागपुर में थे तो मैं नागपुर में चला गया और उनके साथ, और एक 9th क्लास मैंने नागपुर से पास करी। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी ज्वाइन कर लिया कि भाई साइंटिस्ट बनेंगे या कुछ साइंस। उस टाइम रुझान उस तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा था, तो हमने भी साइंस ले ली। पार्ट 1 पास किया तो लगा यार कुछ नंबर तो अच्छे आए नहीं हैं। आई वॉज अ मीडियोकर स्टूडेंट बाय दैट टाइम। कोई ऐसा खास नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छे वो थे, पढ़ाकू लड़के थे, लास्ट बेंचर्स में गिने जाते थे। तो फर्स्ट ईयर पास किया तो कुछ लगा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और शायद फादर साहब ने यही सोचते हुए। और उन दिनों क्या हुआ कि पहले फायर कॉलेज में सब अफसर के लिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जाया करते थे, और उस समय में पहला ऑल इंडिया एग्ज़ाम हुआ था प्राइवेट कैंडिडेट के लिए। और फादर ने कहा भाई तुम इसमें अपीयर हो जाओ, और हम उनके कहने पे अपीयर हो गए। किस्मत अच्छी थी, उस ऑल इंडिया एग्ज़ाम में मेरा नंबर पहला था। 20 लड़के सेलेक्ट हुए थे, 10 एक बैच के लिए, 10 एक बैच के लिए। तो मैं 31st सब अफसर कोर्स करने बीएससी छोड़ के पार्ट 1 करने के बाद नागपुर चला गया। आने के बाद कोर्स किया, आने के बाद फिर पार्ट 2 ज्वाइन कर लिया, और पार्ट 3 77 में मैंने जो है अपना बीएससी 4 साल में, 1 साल मेरा उसके लिए चला गया सब अफसर कोर्स के लिए, और 77 में मैंने वो पास कर लिया। उसके बाद बीएससी करने के बाद हमने सोचा अब क्या किया जाए। तो एक यहाँ डीसीएम केमिकल होती थी रामा रोड पे, शिवाजी मार्ग पे, हमने वो ज्वाइन कर लिया कि भाई चलो हम नौकरी करके देखते हैं थोड़ा दिन। साइंटिस्ट बनने का ख्वाब शायद था, तो वहाँ पे लैब में एक नौकरी मिल गई, और लैब असिस्टेंट की नौकरी हमने ज्वाइन कर ली। तकरीबन 8 महीने मैंने वो नौकरी करी, लेकिन ऐसा लगा कि भाई ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, और ये मेरे से इसमें कुछ ज़्यादा मज़े वाली बात है नहीं। या तो पढ़ो या फिर आप इसमें कोई ज़्यादा करियर है नहीं। ये सोचते हुए अगले नेक्स्ट जब एडमिशन्स के दिन आए तो मैंने एमएससी के लिए अप्लाई किया। रुझान मेरा उस टाइम तक दूसरी तरफ ही था, और मैंने एमएससी के लिए रुड़की यूनिवर्सिटी से अप्लाई किया, और वहाँ मैंने एडमिशन लिया और मैं रुड़की चला गया। ये बात थी तकरीबन 77-78 की। एमएससी पार्ट 1 सेमेस्टर करा, सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए, और उसी टाइम पे बी पार्ट का बी फायर इंजीनियरिंग में नागपुर यूनिवर्सिटी में एक एडवर्टीज़मेंट निकला, और फादर साहब ने फिर कहा भैया ऐसा कर तू ये बी को देख ले। तो वहाँ पे मन में एक विचार उठा कि यार अगर एमएससी कर भी ली तो भी क्या है, लेक्चरर बन जाएंगे और या कहीं लेबॉर्ट्री में बैठ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक जज्बा था जो बचपन से कैरी हो रहा था, और ये पहला कोर्स था। तो हमने कहा चलो, बीएससी इसकी क्वालिफ़िकेशन थी, तो हमने भी अप्लाई उसमें कर दिया, और दिसंबर 78 में हमने बी फायर इंजीनियरिंग में फर्स्ट बैच में एडमिशन ले लिया। और इससे पहले जैसा मैंने बताया कि 100 सर कोर्स किया था, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ फायर इंजीनियर्स का एक ग्रेड आई एग्जामिनेशन होता था। 77 की बात है, तो हम उसमें भी अपीयर हो गए, और खुदा न खास्ता उसमें भी पास हो गए। तो हम जब बी करने गए तो प्रॉब्ली आई वाज वन कैंडिडेट और द ओनली कैंडिडेट हु हैज़ पास द सब ऑफिसर कोर्स एंड द ग्रेड आई एज वेल। अब जब वहाँ गए तो
इंजीनियरिंग का माहौल था। वीआरसी में हमारी क्लासें लगती थी और सब्जेक्ट समझ में कम ही आते थे। अब सोचा कि यार एक तो नौकरी छोड़ी, फिर एमएससी भी छोड़ी और ये छोड़ना पड़ गया तो मुश्किल होगा, कैसे गुजारा होगा, घर वाले और गुस्सा करेंगे। तो वहाँ हमने अपना जी जान लगा के मेहनत करी और यू विल बी सरप्राइज टू नोट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 50% वाज द पास मार्क्स इन BE फायर इंजीनियरिंग। दैट वाज द ओनली इंजीनियरिंग इन विच 50% वाज द पास मार्क्स। फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया और पता नहीं कैसे हमने टॉप कर दिया। और शायद वो दिन था और आज का दिन, या जब मैं डायरेक्टरशिप से रिटायर हुआ, मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। और मैंने सारे जितने हमारे सेमिस्टर्स थे, 6 सेमिस्टर्स, उन सब में टॉप किया, गोल्ड मेडल हासिल किया नागपुर यूनिवर्सिटी में। और इसी दौरान 78 से 82 में हम पास आउट हुए। एक मेंबरशिप एग्ज़ामिनेशन होता था IFE UK का। हमने कहा चलो पढ़ाई तो यहाँ कर ही रहे हैं, उस एग्ज़ाम को भी बैठ जाते हैं। और वो फर्स्ट सिटिंग में हम वो भी एग्ज़ाम पास कर लिया। और इसके बाद फिर मैं कैंपस में रिक्रूटमेंट हो रहा था और हमें IPCL इंडियन पेट्रोकेमिकल, जो कि आजकल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, वहाँ पे हम 6-7 लड़कों का सिलेक्शन हुआ और उसमें एक हम भी थे। DD पुरेंद्र साहब आए थे जो कि कॉलेज में इंस्ट्रक्टर भी रहे थे इंटरव्यू के लिए, और पूरा एक पैनल आया हुआ था वहाँ से। उन्होंने सिलेक्शन किया लड़कों का, बेस्ट ऑफ द टीम वो लेके गए और एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी 2 साल के लिए हमने वहाँ ज्वाइन कर लिया इन इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। वहाँ से हमारे करियर की शुरुआत होती है एज ए प्रोफेशनल फायर ऑफिसर या फायर इंजीनियर, जो भी आप कहना चाहें। 2 साल की ट्रेनिंग थी और 82 में हमने ज्वाइन किया। 83 में मुझे मैंने एक स्कॉलरशिप निकली थी कॉमनवेल्थ फाउंडेशन और इंस्टीट्यूशन ऑफ फायर इंजीनियर्स UK। मैंने उसका फॉर्म भरा और उसमें मेरे को सेलेक्ट कर लिया गया। और इंडिया से शायद मैं तीसरा आदमी था उस टाइम पे। एक हमारे पिताजी थे जिनको ये स्कॉलरशिप मिली थी, एक मिस्टर मारुथप्पा थे जो मद्रास रिफाइनरी में काम करते थे, और तीसरा शायद मैं था जिसको ये, और मेरा प्रोजेक्ट था फायर सेफ्टी इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, क्योंकि मैंने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ज्वाइन किया था। तो 84 में मैं अपना मैनेजमेंट ट्रेनी से लीव विदाउट पे लेके इंग्लैंड चला गया। 4.5 महीने के करीब मैं वहाँ रहा और आके अपना प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट किया और मुझे एक्सेप्ट हुआ वो प्रोजेक्ट और मेरा डिप्लोमा अवार्ड हुआ। तो दैट कॉमनवेल्थ फाउंडेशन UK का डिप्लोमा जो है अवार्ड होता है वो मुझे दिया गया। और इसके बाद दैट वाज माय सिंस फर्स्ट जॉब। 2 साल बाद हम कंफर्म हो गए और तकरीबन एज ए फायर इंजीनियर मैंने टोटल तकरीबन 7 साल वहाँ नौकरी करी। 6 साल बड़ौदा कॉम्प्लेक्स में और 1 साल नगो थाना में। जब मेरे को प्रमोट करके उनका एक नया यूनिट आया था IPCL का नगो थाना में, एक रायगढ़ जगह है पनवेल हाईवे, बॉम्बे गोवा हाईवे पे, पनवेल के पास, वहाँ पे मुझे भेज दिया गया एज ए प्रमोशन पे सीनियर फायर इंजीनियर। लेकिन साइट ज़रा तकलीफ़ वाली थी, बहुत दूर थी सिटी से। तो हमने कहा यार यहाँ अपनी दाल गलेगी नहीं। 88 में 87 में मेरी शादी हो गई, मिसेज़ भी साथ थी, तो कहाँ जंगलों में रहेंगे। और उसी टाइम एक HAL बेंगलोर में नौकरी निकली, हमने वहाँ अप्लाई कर दिया और वहाँ पे डिप्टी मैनेजर का मेरा सिलेक्शन हो गया। तो 7 साल नौकरी करने के बाद मैं वहाँ चला गया। इसके बाद 3 साल, 3.5 साल मैंने बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में नौकरी करी। और बेंगलोर कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर डिफेंस के एयरक्राफ्ट्स बनते हैं। उनकी 5 डिवीज़न्स वहाँ पर थी और जो बेंगलोर का एयरपोर्ट था वो
सिविल फ़्लाइट्स के लिए वो भी यूज़ होता था। और एक कहावत है कि उस एयरपोर्ट पे बहुत ही कम फायर या प्लेन का एक्सीडेंट्स हुए थे। और जैसे कहते हैं कि सिर में डालते ही ओले पड़े, मैं जब वहाँ पहुँचा तो उसके अगले साल ही एक हादसा हो गया। A320 एयरक्राफ्ट था, बॉम्बे से बेंगलोर आ रहा था और वो क्रैश कर गया। उसमें मेरे ख्याल 150 या 160 लोग सवार थे। फ्लाई बाय वायर A320 नया नया एयरक्राफ्ट था, पहली बार इंडिया में आया था, कंप्यूटराइज कंट्रोल था। तो हालांकि उसमें 92 लोग जो थे वो नहीं बच सके, 54 लोग उसमें बचे थे। बट दैट वाज वन ऑफ द रियल एक्सीडेंट इन माय लाइफ। और जब मैं आज भी उस एक्सीडेंट के बारे में सोचता हूँ कि हमने 90 कैजुअल्टीज़ कैसे उसमें से निकाली, तो मेरे रोए अभी आज भी खड़े हो जाते हैं। हालांकि जो एयरक्राफ्ट था वो एयरपोर्ट की सीमा में दाखिल नहीं हुआ था। एयरपोर्ट की वॉल थी, उससे कोई 30 मीटर पहले ही गिर गया था और उसमें आग लग गई थी। और हमारा एयरपोर्ट जिसका मैं इंचार्ज था, उनका फायर फाइटिंग का जिम्मा था और हमने बखूबी काम किया, अच्छा काम किया लोगों ने उस पर। और उसके बाद ही, उस हादसे के बाद ही मेरा फर्स्ट रूबरू जिसको बोलते हैं अदालत में हुआ। मैंने पहली बार शायद अदालत का दरवाज़ा देखा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ, बोइंग एयरक्राफ्ट था, मल्टीनेशनल यूएस की कंपनी थी, पायलट गिल्ड्स थे, सब एक दूसरे पे ब्लेम, एयरपोर्ट हमारा था तो हम अपना ब्लेम किसी और के पास फेंकना चाहते थे। और वहाँ पे जब कोर्ट में प्रोसीडिंग हाई कोर्ट में कर्नाटक बेंगलोर में शुरू हुई तो पूरा एक दिन मुझे कटघरे में खड़ा रखा गया, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, और क्वेश्चन और काउंटर क्वेश्चन। बट जिस हिसाब से हमने काम किया था, वी प्रूव्ड विद स्टैटिस्टिक्स एंड फोटोग्राफ्स कि भाई जो हमने काम किया था उससे ज़्यादा इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। दैट वाज द बेस्ट अवेलेबल। और सबसे बड़ा अचीवमेंट जो उस टाइम तक का था कि भाई उस इंसिडेंट में HAL पे या HAL की फायर सर्विस पे कोई भी ब्लेम नहीं आया। उसके बाद मैं 3.5 साल नौकरी करने के बाद 91 में मैंने वो जगह छोड़ी और एज ए सीनियर डिप्टी मैनेजर गैस अथॉरिटी में ज्वाइन किया। और जब मैं HAL में था तो तभी एक डिविजनल अफसर की दिल्ली फायर सर्विस में नौकरी निकली थी। मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया, मेरा इंटरव्यू हो गया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे दिल्ली जाना है। HAL वाले मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि काम अच्छा वहाँ पे किया था एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट के दौरान। तो लेकिन कहते हैं कि कुछ ख़राब लोग होते हैं तो कुछ बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं ज़िंदगी में। तो हमारे एक बॉस होते थे मिस्टर अमल नैयर करके, तो उन्होंने कहा बेटा ठीक है, आप तुम अगर दिल्ली तुम्हारा, मैंने उनको साफ बताया कि जी मेरा ये है, आई डोंट वांट, मैं अगर 1 साल बाद भी होगा तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उसको देखते हुए उन्होंने मेरे को रिलीज़ कर दिया और मैं गैस अथॉरिटी में जनवरी 91 में मैंने ज्वाइन कर लिया। और गैस अथॉरिटी में मुझे साइट मिली, गुना एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे जो HPJ पाइपलाइन चल रही है गैस अथॉरिटी की, उस पर उन्होंने एक LPG रिकवरी प्लांट नया बनाया और मेरे पेट्रोकेमिकल बैकग्राउंड देखते हुए उन्होंने मुझे अपॉइंट कर लिया। LPG प्लांट हमने वहाँ कमीशन किया 1 साल में, पूरा जनवरी 92 में मैंने वो छोड़ा, जनवरी 91 में ज्वाइन किया था, प्लांट कमीशन किया, ट्रेनिंग ग्राउंड बनवाया, सारा कुछ फैसिलिटीज़ क्रिएट करी और 92 में मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि दिल्ली फायर सर्विस से मेरी कॉल एज ए डिविजनल अफसर आ गई थी। और जनवरी 92 में मैंने आके यहाँ एज ए डिविजनल अफसर ज्वाइन कर लिया। सो दिस इज़ हाउ आई लैंडेड अप इन दिल्ली फायर सर्विस। जैसे कहते हैं घाट घाट का पानी पिया, 3 घाट का हमने भी पानी पिया और फाइनली कहते हैं कि
बुद्धू जो घर लौट के आए, तो वो जो ख्वाहिश थी, या आप कह लीजिए मेरी फैमिली की एक ख्वाहिश थी शायद कि मैं यहाँ आऊँ और यहाँ नौकरी करूँ। जैसे जिसका भी पेरेंट यहाँ काम करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उन्होंने यहाँ फायर सर्विस, जिसके फादर यहाँ थे और उन्होंने फायर सर्विस को एज ए कैरियर चुना, तो शायद मेरे पेरेंट की भी यही ख्वाहिश रही होगी कि मैं यहाँ आऊँ और यहाँ आके ज्वाइन करूँ। और एक बात और मैं बता दूँ, दिल्ली फायर सर्विस में जब मैं बी कर रहा था, एक सब अफसर का भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, उस टाइम भी मेरे लोगों ने कहा, सुंदरम साहब उस टाइम चीफ फायर ऑफिसर हुआ करते थे, RS सुंदरम, और उन्होंने भी कहा कि ज्वाइन कर लो। लेकिन हमने कहा नहीं, अब तो अगर बी में जो एडमिशन लिया है तो फिर इसको करके ही कभी मौका मिला तो मैं आऊँगा। और शायद मेरा वो डिसीजन ठीक कामयाब रहा, ठीक रहा, सोच ठीक रही, और उस टाइम मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं आई विल नॉट ज्वाइन। और हो सकता है कि शायद मैं बी नहीं कर रहा होता तो शायद मैं आके उस टाइम भी ज्वाइन कर रहा था। तो वक्त की बात है, कौन किस्मत कब कहाँ ले जाए, या आपका एफर्ट्स कब किसको कहाँ ले जाए, कह नहीं सकते। यस सर, DFS में लैंड करने के बाद आपने जैसा बताया, आपका अच्छा रिच एक्सपीरियंस रहा यहाँ तक DFS में आने से पहले, और जितने भी एरियाज़ बताए सारे क्रीम एरियाज़ हैं सर, देखा जाए तो। और इन सब जगह का एक्सपीरियंस लेने के बाद जब आपने DFS में लैंड करा, तो यहाँ आपको कैसा फील हुआ सर? क्योंकि आप अपने वही बचपन वाली जगह पे फिर वापस आ गए थे, और आपको कुछ साथी भी मिले होंगे, और आपने कैसा फील करा? और इस ड्यूरेशन में आपको कुछ दिक्कतें आई हों और कुछ प्लेजर मोमेंट, कोई खास उस पर रोशनी डालेंगे सर? देखो, जब मैं दिल्ली फायर सर्विस ज्वाइन किया, डेरी साहब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उस टाइम पे, चीफ फायर ऑफिसर थे, और मेरा सिलेक्शन भी UPSC में, वो भी एक टेक्निकल कमेटी के मेंबर थे, और उसके अलावा मिस्टर पंचाल भी उसमें एक मेंबर थे। और जब मैं दिल्ली में आके मैंने ज्वाइन किया, तो ऑब्वियसली जैसे कहते हैं घर वापसी, तो शायद मेरी ये ट्रू घर वापसी थी। मुझे लगा मैं अपनों के बीच में आ गया, और शायद मेरा सोचना ठीक भी था, और किसी वे में शायद गलत भी था। ठीक इस वे में था कि मुझे लगता था कि मैं जिनके साथ बड़ा हुआ हूँ, जिन्होंने मुझे प्रॉब्ली खिलाया है, और जो वहाँ पे अफसर बने हुए हैं आज, मैं उनके साथ काम करूँगा, ये मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है, जो बाहर से लोग आते हैं, तो उनके प्रति थोड़ा सा रिजेंटमेंट ज़रूर रहता है। और मैं ये कहूँगा कि चाहे मैं भी उनकी जगह होता तो शायद मेरे में भी वो होता। बट देन मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, और मैं ये कहूँगा मेरे साथ सबने बहुत ही अच्छा बर्ताव किया यहाँ पर। मैं जब यहाँ आके ज्वाइन किया तो मेरे को ये नहीं महसूस होने दिया मोस्ट ऑफ द लोगों ने कि मैं एक बाहर से कोई आके ज्वाइन कर लिया और उनके ऊपर आके बैठ गया हूँ। और मेरा भी उनके प्रति एक आदर वाला भाव था कि ये लोग मेरे से उम्र में सब बड़े हैं, मेरे पास सिर्फ एक क्वालिफ़िकेशन है, इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और मेरे को अगर कुछ सीखना है तो इन्हीं से ही सीखना है, और जो काम करना है इन्हीं के साथ करना है, काम लेना है इनसे लेना है, और काम देना है तो इनसे लेना है। तो एक वो ऑर्गेनाइजेशन वाली बात हो जाती है कि पर्सनल फीलिंग्स जो है वो सेट असाइड करनी पड़ती हैं, और फिर हम समय एक ऐसा आया कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलके चले, और बहुत अच्छा समय मैं कहूँगा हमारा यहाँ बीता। डिविजनल अफसर मैं 92 में यहाँ पर आया, और 97 में मेरा प्रमोशन एज ए डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर हो गया। 97 के बाद 99 2000 में मेरा CFO का प्रमोशन हुआ, और उसके बाद मैंने एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया 2010 में RC शर्मा साहब के रिटायरमेंट
होने के बाद। और इसके बाद तकरीबन 5.5 साल नौकरी एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करा। 2016 में मैं रिटायर हुआ। ये मेरी जर्नी थी दिल्ली फायर सर्विस की एज ए पोस्टों पे। मैं मोती नगर भी रहा, दैट वाज वन एरिया वेयर आई वाज देयर फॉर ऑलमोस्ट 10-12 ईयर्स। और उसके बाद फिर मैं कनॉट प्लेस शिफ्ट हो गया और एज ए DCFO जब मैं बना, और उसके बाद रिटायरमेंट वहीं से हुआ। तो मैं कहूँगा कि अच्छा समय बीता, कुछ बहुत अच्छे यादें भी हैं, बहुत अच्छे चीज़ें भी करी फायर सर्विस के लिए, और अच्छा समय, ओवरऑल अच्छा समय बीता। यस, बट इन द मीन टाइम 94 में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी गई। मेरे को फायर प्रिवेंशन टेक्निक कोर्स के लिए जापान भेजा गया और तकरीबन 3 महीने में जापान रहा और वहाँ पे नई चीज़ें सीख के आए। दैट वाज माय सेकंड ओवरसीज़ विज़िट। इसके बाद एक मौका मिला MBA करने का इसी दौरान करियर के, और 2004-05 में गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी से हमने MBA डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी वो भी किया। तो कहने का वो है कि एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी मिली, सीखने को भी मिला और करने को भी मिला, और नए नए लोगों से इंटरेक्शन, पढ़े लिखों से भी और अनपढ़ों से भी, सबसे एक इंटरेक्शन हुआ जो कि मैं कहूँगा किसी और प्रोफेशन में शायद हमें ना मिलता। दैट इज़ इट। सर, डायरेक्टर पीरियड में आपके टाइम में दिल्ली फायर सर्विस में क्या क्या उपलब्धियाँ हुई? देखो, जहाँ तक उपलब्धियों का सवाल है या क्या क्या हम अचीव करना चाहते थे, अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, एक बारी क्या हुआ कि दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि भाई जो भी शहादत, अपना जो भी शहीद होगा उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और उसमें दिल्ली फायर सर्विस का नाम नहीं था, इवन होमगार्ड के लोगों का नाम था, जेल वालों का, जेल जो डिपार्टमेंट है प्रिजन, उसका भी नाम था। तो हमने सोचा भाई हमारे जो जवान या कोई अफसर की जब डेथ हो जाती है उनको इसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया। तो मैटर को टेकअप किया गया और आई थिंक दैट वाज वन अचीवमेंट कि हमने दिल्ली फायर सर्विस के अफसरों और जवानों का भी नाम उसमें शामिल करवाया, और तभी से ये 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन, हालांकि लाइफ को कोई वापस ला नहीं सकता, लेकिन जब दूसरों को मिल रहा है तो हमारा डिपार्टमेंट क्यों लेफ्ट आउट किया जाए। तो हमने ये सोचा कि एक इनजस्टिस हो रही है हमारे लोगों के साथ, तो हमने ये इंक्लूड उसमें कराया। दैट वाज वन पर्सनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे आदमियों को, मेरे पर्सनली मुझे कुछ नहीं उसमें होने वाला और हो सकता है मुझे मिले। और ये हमें शिक्षा कहाँ से मिली, आपको याद होगा 2004 में, 2005 में कीर्तिनगर में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमने अपने काफ़ी अफसर और जवान उसमें खो दिए थे, इंक्लूडिंग वन डेप्टी चीफ फायर ऑफिसर मिस्टर सुरेंद्र कुमार, और काफ़ी छोटे लोगों को आई थी। और एक वो पीरियड था जब हमारी सर्विस का, मैं कहूँगा कि मोराल जो था काफ़ी डाउन हो गया था। बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी, लोग बाग फायर फाइटिंग के टाइम डेथ हो गई थी, और उस दौरान में मेरे ख्याल उस महीने कुछ चंद महीने तक हम शमशान के चक्कर ही लगाते रहते थे। तो एक माहौल, ऐसा गमगीन माहौल हो गया था। और यहाँ से हमने, मतलब जब वो ऑर्डिनेंस निकला तो हमें लगा कि हमारे लोग भी शहादत देते तो क्यों नहीं इनको भी वो मिला जाए, उनको भी एक न्याय मिले। सो दैट वाज वन एरिया। देन देखिए, हमारी जो प्रेजेंट ट्रेनिंग सेंटर रोहिणी में है, उसका ढांचा तो बन गया था लेकिन उसमें कोई फैसिलिटीज़ डेवलपमेंट नहीं हुई थी तब तक। और हम फायरमैन का कोर्स
चलाते थे, एफ़र्ट किए, सब अफसर कोर्स उसमें लाए, CSSR के कोर्स लाए, उनके मॉकअप्स वहाँ मॉडल्स बनवाए। गैस अथॉरिटी में मैं काम करता था तो दिल्ली में उनकी एक सिस्टर कंसर्न्स थी या सब्सिडरी थी IGL करके, तो उसके मॉकअप हमने वहाँ मॉडल्स बनवाए। ऑडिटोरियम जो आज दिल्ली के ट्रेनिंग सेंटर में आप देख रहे हैं रोहिणी में, वो भी उस पर भी हमने काफ़ी काम किया और उसको एक अल्ट्रा मॉडर्न ऑडिटोरियम का दर्जा दिलाने में हमने करी। फर्निशिंग जो ऊपर रूम्स हैं कि सब अफसर के लोग आएंगे, अफसर की ट्रेनिंग तो हमने चालू कर दी, लेकिन वो रहेंगे कैसे, उनका उस तरह का माहौल भी होना चाहिए। उसके बाद कहीं जाके हमें लगा कि ये जो ट्रेनिंग सेंटर है ये हमारे लिए एक छोटा पड़ रहा है, छोटा पड़ेगा फ्यूचर में, और इसीलिए हमने एक 14 एकड़ की लैंड जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट से अलॉटमेंट कराई नॉर्थ दिल्ली में। और मेरे टाइम में जब ये लैंड बिल्कुल अलॉट 14 एकड़ हो गया था और उस पर एक नया ट्रेनिंग सेंटर बनने का हमने एक सपना देखा। और ये इसलिए भी देखा क्योंकि जो रोहिणी में ट्रेनिंग सेंटर था वहाँ पे जो आसपास के लोग थे, जब हम हॉट प्रैक्टिस करा करते थे, वो लोग बहुत कंप्लेंट्स किया करते थे कि जी धुआं है, गर्मी है, और ये चीज़ें सब देखते हुए तो इसके लिए हमने एक लैंड का एलोकेशन करवाया था। उसके बाद दिल्ली फायर सर्विस का प्रेजेंट हेडक्वार्टर है, हम सोचते थे कि भाई इसका भी कायाकल्प किया जाए, और इसके लिए भी हमने प्लान बनाया और इसके लिए सैंक्शन जो है वो मेरे टाइम में हो गई थी कि एक 7 मंजिला बिल्डिंग 2 बेसमेंट यहाँ पे बनाया जाए। उसका कंसल्टेंट भी अपॉइंटमेंट हो गया था, नक्शे भी सबमिट हो गए थे और प्रॉब्ली नक्शे NDMC में पास होने बाकी थे, और उस पर काम मेरा ख्याल है कि इन कमिंग ईयर्स शायद हम वो सपना भी पूरा हो जाए कि एक नया अल्ट्रा मॉडर्न हेडक्वार्टर का बिल्डिंग वहाँ देख सकें। सर, जैसा आपने बताया DFS में हर फील्ड के अंदर डेवलपमेंट्स हुई समय समय के अनुसार से, और समय के अनुसार चेंजेस आती हैंगी और ये लाएगी। तो एक छोटा सा सवाल है सर, हट करके, एक कम्युनिकेशन विंग है जो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है अगर सर्विस के अंदर, उस तरफ कुछ ध्यान कम दिया गया, लेकिन आपके टेन्योर में कम से कम 3 RTOs को जो फायर सर्विस मेडल है वो प्रावधान किए गए। इस तरफ कम्युनिकेशन स्टाफ की तरफ इतना कम ध्यान क्यों दिया गया, क्या वजह रही है सर ऐसी? देखिए, कम्युनिकेशंस जैसा आपने खुद ही बताया कि 3 मेडल मिले, उससे पहले शायद मेरी जानकारी में सिर्फ एक ही मेडल दिया गया था, और वो भी बहुत पहले, मेरे ख्याल अडवाणी साहब के टाइम में वो मेडल मिला होगा। इसके 2 कारण थे। एक तो उनका काम जो वो लोग करते थे लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता था या नहीं किया गया। फायर की जितनी एफिशिएंसी की हम बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कैसा काम कर रहा है। अगर वो एफिशिएंट है तो हमारा काम वहाँ पे एफिशिएंट रहेगा, और अगर वो एफिशिएंट नहीं है तो हमारा काम वहाँ पे भी फेलियर रहेगा। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट रूल है। तो उस विंग के लिए जो उस टाइम पे बन पड़ सकता था कि भाई इनको भी थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन दिलवाया जाए कि इनकी जो सर्विस है, जो सेवा दे रहे हैं, जो मेडल फायर सर्विस का मेडल है, प्रेसिडेंट मेडल है या मेरिटोरियस मेडल है, डिस्टिंग्विश मेडल है, इनको भी क्यों ना दिया जाए जो कि हम सबको मिलता है। तो उसी मुद्दे को और इनके जो मोरल बूस्टअप है, दैट वाज 1 स्टेप टुवर्ड बूस्टिंग द मोरल ऑफ द स्टाफ देयर, दैट वाज 1। 2, इफ़ यू रिमेंबर, हमने इसमें वायरलेस असिस्टेंट वायरलेस अफसर की भी, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, 2 पोस्टें या 3 पोस्टें क्रिएट करी गई थी, और वो भी इसीलिए करी थी कि भाई थोड़ा सा ऊपर हम अफसरों को बढ़ाएंगे तो नीचे भी कुछ हम स्टाफ को अपग्रेडेशन कर सकते हैं या एक रैंक दे सकते हैं। क्योंकि टेलीफोन ऑपरेटर आके और टेलीफोन ऑपरेटर रिटायर हो जाए
तो आदमी को खुद भी अच्छा नहीं लगता और जो उसका बॉस है उसको भी अच्छा नहीं लगता, और समाज में भी उसकी कोई, यार तुम टेलीफोन ऑपरेटर थे और टेलीफोन ऑपरेटर रिटायर हो गए। तो समहाउ दिस फील्ड, दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो था हमारा, दो इट वाज ए नर्व सेंटर। सब ये कहते थे कि ये नर्व सेंटर है, नर्व सेंटर है, इसमें ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए। आपको याद होगा जो आज कंट्रोल रूम जहाँ पर है, शायद अगर पिछले आप देखेंगे सालों में तो ये कंट्रोल रूम यहाँ पर नहीं था और एक क्लमसी सी जगह होती थी, फर्नीचर टूटा फूटा होता था। तो हमारी कोशिश, हमने कोशिश करी नया फर्नीचर एसी लगा के रखे, सो दैट देयर लाइफ इज़ कंफर्टेबल, दे कैन वर्क। आफ्टर ऑल दे आर आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिल्ली फायर सर्विस। तो कोशिश हमेशा ये रही, मैंने जो अपने टेन्योर में मोस्टली वो देखा कि जो हमारे साथी हैं, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो फायरमैन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्टाफ हो, चाहे वो ट्रेनिंग का स्टाफ हो, उनके अपलिफ्टमेंट में जितना भी सहयोग किया जा सकता है, जितना भी बन पड़ता है, वो ज़रूर करना चाहिए ताकि वो खुशी खुशी अपनी नौकरी करें। और इसी ऑब्जेक्टिव से हमने कोशिश छोटी सी करी कि उनका वर्किंग एनवायरनमेंट उनको एक अच्छा बना के दिया। हमारा प्लान तो हमारा ये भी था कि भाई वहाँ पे एक कंप्यूटराइज वॉल हो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम्स हों, लोग बाग उस पर काम करें। जब तक हम इनपुट्स टेक्निकल के इस फील्ड में नहीं लाएंगे तब तक अपग्रेडेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी बातें कम्युनिकेशन विंग के लिए भी करी गई थी। सर, अब रिटायरमेंट के बाद आपने कहीं और ज्वाइन किया, क्या कर रहे हैं इस टाइम? रिटायरमेंट के बाद सन 16 में जैसे मैंने बताया रिटायरमेंट हुआ। उसके बाद मैंने थोड़े दिन कुछ नहीं किया। 17 में मैंने DMRC को ज्वाइन किया एज ए एडवाइज़र, एज ए कंसल्टेंट। और जब ये कोविड शुरू हुआ 3 साल मैंने वहाँ काम किया और मार्च में मैंने वो छोड़ दिया कि भाई अब काफ़ी हो गया 3 साल और कोविड के चक्कर में कहीं फंस ना जाए, तो इसीलिए। बट टू कीप माई सेल्फ बिजी आई स्टिल वर्क एज ए लाइफ सेफ्टी कंसल्टेंट। किसी को भी ज़रूरत पड़ती है, कोई भी कंसल्ट कर सकता है, इंडिविजुअल, कंपनी और अदरवाइज़ मैन्युफैक्चरर, कोई भी आके फायर सेफ्टी के कंसल्टेंसी में आई डू गिव माई एडवाइस। लास्ट 2 क्वेश्चंस। यस। आरसी शर्मा साहब, और आपके ड्यूरेशन में ये जो IGL, PNG और CNG, इसमें काफ़ी फैलाव हुआ दिल्ली के अंदर, काफ़ी इसके स्टेशंस बने और मेट्रो का भी डेवलपमेंट हुआ, अंडरग्राउंड एलिवेटेड, तो उस तरफ भी आपका रुझाव रहा। तो इस मामले में दिल्ली फायर सर्विस की क्या प्रोग्रेस थी? जो अफसर्स ने तो ट्रेनिंग ली या कुछ है, तो व्हाट अबाउट जो फायर फाइटिंग स्टाफ है उनको आप लोगों ने कैसे एक्सपर्ट और ट्रेन किया? देखिए, DMRC और IGL का नाम लिया और इन दोनों से मैं किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ था। जब DMRC की स्थापना हुई, बेसिकली न्यूक्लियस 90s की बात है ये, राइट से एक कंपनी हुआ करती थी और इसका ऑफिस हिंदुस्तान टाइम्स बिल्डिंग में हुआ करता था और दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से मैं ही इसमें नोडल अफसर अपॉइंट हुआ था और मेरे को वहाँ भेजा जाता था कि इनकी फायर सेफ्टी, इनकी मीटिंग अटेंड करो, इनका फायर सेफ्टी का प्लान जो है आप इनका डेवलप करो। उसके बाद जो IGL मैंने गैस अथॉरिटी में काम किया था, विद दैट बैकग्राउंड दिल्ली में जो IGL के स्टेशंस बने, और जैसा मैंने बताया विद दैट बैकग्राउंड हमने IGL को जो मॉकअप्स थे, जो ट्रेनिंग हमने मॉकअप्स गुना में सेटअप किए थे जब LPG रिकवरी प्लांट था, वही कुछ मॉडल्स हम यहाँ लेके आए IGL की मदद से। हालांकि उन्होंने ही वो सारे बनाए, हमारे लिए टेक्निकल हेल्प दिए। उसमें हमारा फायर्स के फ्लाइन फायर था, क्रिसमस ट्री था, और आप देखेंगे वहाँ एक छोटा सा 3 व्हीलर ऑटो का भी एक मॉडल वहाँ पे बना हुआ है। तो जिस चीज़ में CNG फिट हो रही थी तो उसका मॉडल हमने वहाँ बनवाए ताकि
जो हमारे रिफ़्रेशर ट्रेनिंग या ट्रेनिंग के लिए वहाँ लोग आते हैं उनको सीएनजी का भी एक्सपोजर हो। और जब हमारी ट्रेनिंग होती थी हम आईजीएल को रिक्वेस्ट करते थे कि भाई एक स्किड अपना हमारा वहाँ भेज दिया जाए और उस पर हम हॉट प्रैक्टिस उन लोगों को दिया करते थे। तो बेसिक पर्पस यही था कि जब जो चीज़ उनको फील्ड में मिलने वाली है उसको हम ट्रेनिंग यहाँ दिला दें अपने आदमी को, और इसीलिए वो मौका बनाए गए। जहाँ तक डीएमआरसी का सवाल है, तो डीएमआरसी जब ये बन रही थी, अंडरग्राउंड टनल ओवरहेड स्टेशंस बन रहे थे, तो इसका भी स्कीम्स जो थी कुछ अफसर यहाँ से बाहर गए और उसको उन्होंने ऐसे सिस्टम वहाँ देखे, आके एक प्लान बनाया कि इनमें क्या होना चाहिए। हमारे लॉज इसमें एप्लीकेबल नहीं होते थे, तो नए हमने डायरेक्टिव्स इशू करवाए और ये देखा कि भाई ये जितनी भी सिस्टम्स लगे हैं उसको क्या वो एक्चुअल अगर फायर हो गई क्या वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे। अंडरग्राउंड हमने भी कभी शायद फ़ॉरेन में देखा था, लेकिन सिस्टम कैसे चलेंगे, स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम कैसे चलेंगे। तो हम जब इनकी इंस्पेक्शंस पे जाते थे पूरी टीम जाती थी और उनको एक्चुअली चला के क्रिएट करके वो फैसिलिटीज़ को चेक करते थे कि भाई ये रियली इन केस ऑफ फायर मदद करेंगी या नहीं करेंगी। तो इन पे हमारा एक बहुत ही ज़्यादा जोर था, क्योंकि नई एवोल्यूशन हो रहा था इस सिटी में, एक सिटी की प्रोग्रेस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट भटनागर साहब, आपको याद होगा कि मेरे टेन्योर में हमने तकरीबन मैंने सिंगापुर अपने अफसरों को भेजा था ट्रेनिंग के लिए, और उसमें एडीओज़ और एसटीओज़ को ही चुना गया था जो कि फ्रंटलाइन ऑफिसर्स थे हमारे। और वो उसके पीछे तकरीबन इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 22 एक अफसर उसमें डिफरेंट बैचेस में भेजे गए थे। और एक ये स्कीम थी सिंगापुर गवर्नमेंट की और जिसका हमने फ़ायदा उठाया, और उसमें हमने अपने ऑलमोस्ट काफ़ी सारे फ्रंटलाइन एडीओज़ और डीओज़ को वहाँ, एडीओज़ और स्टेशन ऑफिसर्स को वहाँ पे ट्रेन कराया। उसका पर्पस ये था कि आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, आप नई चीज़ें जाके देखें। हालांकि वो 3 या 4 वीक का कोर्स था, बट जो भी वहाँ गया उनने उस कोर्स को, उस आदमी ने उस कोर्स को अप्रिशिएट किया कि सर हमारा वहाँ जाने के बाद एक विज़न जो है वो ऑलमोस्ट ड्रास्टिक चेंज हुआ है। हम परसेप्शन जो है हम चीज़ को अब डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं। सो दैट वाज बेसिकली अगेन कि हाउ वी डेवलप कंटिन्यू डेवलपिंग आवर ऑफिसर्स फॉर मीटिंग दोज चैलेंजेस। यस सर, अब आने वाली जनरेशन के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? फायर सर्विस में सर किसी भी रैंक का, एनी रैंक सर। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, देखिए हमारे को दिस इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन। डिफेंस फोर्सेस के बाद आई फील दिस इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशन। किसी की जान या माल की रक्षा करना, और जिसका भी रुझान इसमें हो उसको ज़रूर इसमें आना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे क्या अभी भी हैं, और उन्होंने एक हमें सीख, इनफैक्ट दो लेफ्टिनेंट गवर्नरों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक साहब ने हमें ये बताया कि यू हैव टू बी हार्ड कोर प्रोफेशनल। नाउ आई स्टिल रिमेंबर दीज वर्ड्स, हार्ड कोर प्रोफेशनल, कम व्हाट मे। जब आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ करें तो आप एक हार्ड कोर प्रोफेशनल बने, ताकि आप अपना जो प्रोफेशन है उसमें डिलीवर कर सकें। ओके, तो ये एक जब हम MBA कर रहे थे, LG साहब आए थे उस टाइम पे, और उन्होंने ये हमें एक सीख दी थी। दूसरा, एक LG साहब थे नजीब जंग करके हमारे टाइम में, और उन्होंने हमें ये सिखाया कि मोस्ट पर्टिकुलरली टू मी, जब मैं उनसे इंटरेक्ट करता था, कि आदमी को हम्बल रहना चाहिए हमेशा। इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग। और वो इतने बड़े
व्यक्तित्व के आदमी थे या हैं, मतलब उन्होंने ये सिखाया कि हाउ टू बिकम ए हम्बल मैन। कुछ इंसिडेंट्स हमारे साथ ऐसे हो गए थे कि ऑफिशियल उसमें जिसमें वो हार्डकोर जो प्रोफेशनलिज्म था वो हमने वहाँ दिखाया और वो शायद पसंद नहीं आया गया, लेकिन आखिर में वो प्रोफेशनलिज्म तो था, वो प्रिवेल ओवर द अदर थिंग्स। एंड देन प्रॉब्ली ही रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं ये लोग ठीक हैं, प्रोफेशनली ये कॉम्पिटेंट हैं। और देन ही सेड सर्टेन वर्ड्स which I don't want to repeat here or want to say here in open forum, but those were very touching words which he said, and that shows how humble he was. तो मैं कहूँगा कि आप हार्डकोर प्रोफेशनल रहिए इस प्रोफेशन में, जिसको भी आना है humble, but you have to anchor humble, you have to be humble in order to be a hardcore professional. So both of them has to go side by side. और मैं उन्हीं साहब का जिक्र करूँ तो लास्ट डे जब मैं उनसे मिलने गया तो उनसे बात हो रही थी ऐसे अक्रॉस द टेबल, कप ऑफ टी, एंड उन्होंने कहा शर्मा आगे नौकरी करना चाहोगे तो मैं सीएम से कह देता हूँ। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा नहीं सर, आई हैव डन इनफ, आई विल नॉट लाइक टू कंटिन्यू हेयर। तो कहते ठीक है। एंड देन कम्स द बेस्ट पार्ट, वो अपनी दैट आई विल लाइक टू नरेट। ही अपनी चेयर से उठ के आए और मेरे साथ एलजी ऑफिस अगर आपने गए हैं तो देखो एक रेड कारपेट लगा हुआ है और उनके कॉरिडोर में, और पूरे मेरा हाथ पकड़ा, मेरे कंधे पे हाथ रखा और वो मेरे को अपनी गाड़ी तक छोड़ने आए। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट ग्रेटिट्यूड, ऑनर आई वुड हैव, वेदर आई डिज़र्व इट और नॉट आई डोंट नो, बट दैट इज़ व्हाट a humbleness means. A lieutenant governor of a union territory or a state means something. और हम person like me is a head of the department only for one, and he took that I would say courage और उनका humbleness न था, वो मेरे को अपनी गाड़ी तक छोड़ने आया, and I still remember that. Hats off to that man. थैंक यू सर। अभी आप देख रहे थे श्री ए.के. शर्मा जी को, इन्होंने अपने बचपन से लेकर डायरेक्टर तक का सफ़र हमें बताया। मैं अपने साथी अनिल भटाकर के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद। शर्मा जी को, उनके टाइम में दिल्ली फायर सर्विस में क्या क्या हुआ ये अभी उन्होंने हमारे से साझा किया। उनके टाइम में एक इंटरनेशनल फायर सर्विस गेम हुए थे जिसमें हमारी टीम भी गई, उसमें पार्टिसिपेट किया था और अच्छा इनाम पाया, फर्स्ट भी आए थे कई लोग हमारे दिल्ली फायर सर्विस के पर्सनल। मैं अपनी अगली वीडियो में आपकी मुलाकात डॉक्टर जीशी मिश्रा और
एक्स डायरेक्टर जो कुछ टाइम रहे रिबन कैंटर से कराऊंगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर शेयर करिए, कमेंट्स करिए। आगे आप अपने वीडियो में और क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे जरूर बताइएगा। इसके साथ मैं हरिंदरजीत सिंह अपने साथी अनिल भटनागर के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद।